हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास एकदम शुरू से जीरो लेवल से, जिसमें 5-6 क्लास हो चुके हैं। और एक मैं बताया था कि रामचंद्र शुक्ल जी ने जो लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, और आचार्य शुक्ल जी के ऊपर मैं एक पूरा वीडियो लेकर आऊँगा। तो ये वही वीडियो है, ठीक है। इसमें आचार्य शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास जो रचा गया है और आचार्य शुक्ल के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानेंगे, ठीक है। और बता दें, ये टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, जहाँ भी हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जा रहा है विस्तृत रूप में, वो वहाँ पे काम आएगा। बिहार टीजीटी हुआ, वहाँ पर भी काम आएगा, ठीक है। तो बता दें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं, इनका जन्म जो है, पहले जन्म 4 अक्टूबर को 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हुआ। 1884। इनके बारे में सब कुछ जानना जरूरी है, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 को हुआ था। कहाँ पर? जिला बस्ती है और अगोना ग्राम है, ठीक है। अगोना गांव, जिला बस्ती, ठीक है। बस्ती उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। तो जो जन्म है 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ, अगोना नामक गांव में, और जिला कौन सा है? बस्ती है। और मृत्यु का कारण क्या था? मृत्यु का कारण था इनकी मृत्यु जो है, मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हो गई थी। दिल का दौरा पड़ने से हो गई, ठीक ना। तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में थोड़े से कथन। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में लिखते हैं यहाँ पे। इन्होंने काशी नगरी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह चैप्टर, इसको स्किप नहीं करना, आपको पूरा का पूरा फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। इन्होंने काशी नगरी प्रचारणी सभा के द्वारा काशी नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, हिंदी शब्द सागर हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशन, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशन, नाम से प्रकाशन 1929 में किया गया। 1929 में किया गया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हिंदी साहित्य का विकास नाम से जो प्रकाशन हुआ था कब हुआ था, और मतलब किस भूमिका के अंदर हुआ था, ये भी बताना। हिंदी शब्द सागर की भूमिका से ये क्वेश्चन भी बनता है। और ये कहाँ से प्रकाशित हुई थी? पहले काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में यह लिखा गया था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, शुक्ल जी ने लेकिन लेकिन शुक्ल जी मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, शुक्ल जी ने 1929 में ही
इसे परिमार्जित कर, इसे परिमार्जित कर स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में, स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से क्या होगा, लिखे। पहले क्या था, पहले जो लिखा गया यह था, तो हिंदी साहित्य का विकास में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। और अब क्या होगा, स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में इसको लिखा। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में इस ग्रंथ अर्थात हिंदी साहित्य का इतिहास का सर्वोच्च स्थान है। अगर कहा जाए हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में इस ग्रंथ का यानी कि हिंदी साहित्य का सर्वोच्च स्थान है। हिंदी साहित्य का इतिहास का सर्वोच्च स्थान है। सर्वोच्च स्थान है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना, एक पॉइंट इसके बारे में जान लीजिए। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 में काशी यानी बनारस में हुई थी। 1893 में काशी में यानी बनारस में हुई। ठीक है, इसके संस्थापकों में शुक्ल जी नहीं थे। इनके संस्थापक की बात करें, संस्थापक सदस्यों में इसके संस्थापक सदस्यों में शुक्ल जी नहीं थे। थे कि नहीं थे, ये अगर पूछेगा तो आप यहाँ पे कंफर्म रहिए कि उसमें ये नहीं थे। एक पॉइंट और लिखिए, हिंदी साहित्य का प्रथम सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय किसको जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। क्लियर? रामचंद्र शुक्ल जी ने पहली बार साहित्य को आम जनता की भावनाओं से जोड़कर देखा और फिर ये हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना की। इसमें जनता की चित्रवृत्तियों के आधार पर लिखा गया है यह हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसी तथ्य के साथ उनका एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है शुक्ल जी का, आर.सी. शुक्ल। वे कहते हैं, जब हिंदी साहित्य के इतिहास के शुरुआत में कहते हैं, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, जब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है इनका। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए, विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, इसके पहले हम लोग काफ़ी इनके बारे में पढ़ चुके हैं। शुक्ल जी का ये कथन है बहुत इंपॉर्टेंट, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ये बस लाइन याद रखिएगा, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। काफ़ी एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या किया है। 900 वर्षों के इतिहास को चार भागों में वैज्ञानिक और गुणों के आधार पर विभाजित किया। अब इसके बारे में तो आप लोग पहले पढ़ ही चुके होंगे और हमारी क्लास में। देखिए 1 2 3 4 भागों में बांटा है। और कौन सा है? पहला प्राचीन काल को क्या कहते हैं? आदिकाल को वीरगाथा काल, ये इन्होंने नाम दिया है। उसके बाद भक्ति काल, उसके बाद रीति काल और एक गद्य काल। ठीक है, ये 4 भागों में उन्होंने क्या किया है? बांटा है हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को। कालक्रम की बात करें तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी कालक्रम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको जब बार बार देखेंगे तो आपको याद भी होगा ये चीज़। वीरगाथा काल जो था 1050 से 1350 विक्रम संवत, क्लियर। उसके बाद 1350 से 1700 विक्रम संवत, उसके बाद 1700 से 1900 विक्रम संवत, उसके बाद 1900 से 1984। ठीक है, किसमें? विक्रम संवत में। अगर इसको क्या करें, हम ईस्वी में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 993 से 1318। अब 1318 से 1643, 1643 से 1843। ठीक है, 1643 से 1843 और 1843 से अब तक। ठीक है, ये चारों काल हैं, यहाँ पे ये ईस्वी में है। ठीक है,
अब देखिए इसमें इन्होंने गद्य काल को क्या की कर दिया, इसको अलग डिवाइड कर दिया है कई भागों में, हम बता भी चुके हैं पहले। ठीक है, प्रथम उत्थान काल, प्रथम उत्थान काल, द्वितीय उत्थान काल और तृतीय उत्थान काल। तृतीय उत्थान काल, ठीक है ना, प्रथम द्वितीय और तृतीय उत्थान काल तीन है। ठीक है ना, और इसका जो काल है 1925 से 50 तक, 1950 से 75 और 1975 से अब तक। ठीक ना, और इसमें से आप लोग कन्फ्यूजन होगा, जो 1900 से 1925 का समय है, 1900 से 1925 का समय, इसको ये अंधकाल की संज्ञा देते हैं। ठीक ना, इसको क्या करते हैं, अंधकाल की संज्ञा देते हैं। ये विक्रम संवत में है सब। ठीक ना, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर समझ में आया। जो 1050 से 1050 से देखिए अगर शुरू होता है इनके अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास, तो 1050 से 1350 तक चलता है वीरगाथा काल, मतलब आदिकाल। ठीक है, हिंदी साहित्य का विक्रम संवत में है इनका। इसको ईस्वी मिलाना हो तो 57 वर्ष घटा दीजिए। ठीक है, 57 वर्ष घटा दीजिए। और उसके बाद भक्ति काल का जो समय है 1350 से 1700 विक्रम संवत, उसके बाद रीति काल का 1700 से 1900 विक्रम संवत, और उसके बाद गद्य काल या आधुनिक काल का है 1900 से 1984 ईस्वी तक या अब तक का। ठीक है, तो अब देखिए गद्य काल को वो कई कालखंडों में विभाजित करते हैं। प्रथम उत्थान काल 1925 से 50, द्वितीय उत्थान काल 50 से 75, तृतीय उत्थान काल 75 से अब तक या आज तक। अब देखिए बीच में गैपिंग मिला क्या, 1900 से 1925 तक का, इसको क्या कह देते हैं, ये अंधकाल की संज्ञा देते हैं इसको। ठीक है, अब आ जाइए इन्होंने आदिकाल के बारे में क्या कहा। ठीक है, आदिकाल नहीं, भक्ति काल, आदिकाल। तो आदिकाल को वीरगाथा काल इन्होंने कहा है, यहाँ पे लिख ही दें। आदिकाल को, आदिकाल को वीर, वीर नहीं होता है भाई, वीर, वीर गाथा, वीर गाथा काल की संज्ञा दी है। ठीक ना, और भक्ति काल के बारे में कहा इन्होंने, भक्ति काल को मुख्यतः दो रूपों में और गौणतः 4 रूपों में विभाजित किया है। भक्ति काल के बारे में अगर कहें, इन्होंने इन्होंने भक्ति काल को मुख्यतः 2 रूपों में गौणतः 4 रूपों में विभाजित किया। रूपों में विभाजित किया। ठीक ना, अब देखिए वो कौन कौन से हैं। अगर यहाँ पे लिखे भक्ति काल, ठीक है, इसके मुख्यतः 2 कौन हैं, एक निर्गुण जिसमें कबीर आएंगे, और दूसरे हैं सगुण जिसमें तुलसी आएंगे, सूर आएंगे, मीराबाई आएंगी और तमाम लोग आएंगे। अब देखिए निर्गुण में क्या है, 2 हैं, एक ज्ञानस्तरई, ज्ञानस्तरई, ठीक है, ये इसको संत काव्य भी कहा गया है, और दूसरा है प्रेम मास्त्रई, प्रेमाश्रयी में सूफी काव्य जैसे रसखान हो गए। ठीक ना, और सगुण में 2 आ गए, एक राम भक्ति, एक कृष्ण भक्ति। आगे हम लोग इसके इन सब के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे, जब आप भक्ति काल पढ़ेंगे वहाँ पर सारा चीज़ बढ़िया से जिक्र करेंगे।
बस यहाँ पर आप समझ लीजिए क्या क्या है। कृष्ण भक्ति, ठीक है ना। तो भक्ति काल को कितने भागों में, 4 भागों में, दो दो मुख्यतः और 4 गौणतः रूप में विभाजित किया है। यहाँ पे आपके सामने है। कबीर दास जी ज्ञान स्तरी में आ जाएंगे, फिर स्तरी में तमाम लोग आएंगे, जैसे मलिक मोहम्मद जैसी जी ही हो गए, और सगुड़ में राम भक्ति शाखा के तुलसी आ गए, कृष्ण भक्ति शाखा के सूर्य आ गए। तो ये सब हो गया। रीत काल को 3 भागों में इन्होंने विभाजित किया। रीत काल को भी देख लेते हैं। रीति काल को 3 भागों में पहला रीतिबद्ध, रीतिबद्ध, दूसरा रीत मुक्ति, तीसरा रीति सिद्ध। ये तीनों, ठीक है। रीत मुक्त, रीतबद्ध, रीतबद्ध, रीत मुक्त, रीति सिद्ध, ये रीत काल को 3 भागों में विभाजित किया है। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये कहते हैं, इनका एक कथन है, कथन को देख लेते हैं। बैर यानी कि क्रोध, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। यानी कि आप बैर कर रहे हैं तो क्रोध को अचार या मुरब्बा खिला रहे हैं, ठीक है। आरसी शुक्ल का कथन है। बैर, ये पूछा गया है, बैर क्रोध, क्रोध का आचार या मुरब्बा, या मुरब्बा, ठीक है ना। अपभ्रंश को इन्होंने प्रकृत भाषा हिंदी कहा। एक और पंक्ति लिख लीजिए। अपभ्रंश को इन्होंने प्रकृत भाषा हिंदी कहा। प्राकृत भाषा हिंदी कहा, ठीक ना। इन्होंने हिंदी साहित्य का आविर्भाव आविर्भाव प्रकृति की अंतिम अवस्था से माना जा सकता है, या माना है। ठीक है, मतलब इन्होंने हिंदी साहित्य का आविर्भाव जो है प्रकृति की अंतिम अवस्था से माना है। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, एक तो ये था। अब डॉक्टर नामवर सिंह जी इनके बारे में लिखते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह हैं, नलिन बिलोचन शर्मा है, और कई लोग हैं। सन 1930 में विचार विधि नामक निबंध लिखे थे ये। विचार विधि निबंध कब लिखा गया? सन 1930 में। चिंतामणि नामक निबंध संग्रह का प्रकाशन 2 भागों में हुआ। चिंतामणि इनका निबंध है, निबंध संग्रह। चिंतामणि नामक निबंध संग्रह का प्रकाशन
दो भागों में हुआ, पूछा गया क्वेश्चन है। चिंतामणि नामक निबंध संग्रह का प्रकाशन कितने भागों में हुआ? दो भागों में, जिसमें विभिन्न प्रकार के निबंध हैं। ठीक है। एडविन अर्नाल्ड द्वारा लिखी एक पुस्तक है, एडविन अर्नाल्ड द लाइट ऑफ एशिया का हिंदी में अनुवाद, हिंदी में अनुवाद बुद्ध चरित नाम से किया, बुद्ध चरित नाम से किया, जो एक पद्य काव्य है। ठीक है ना। यानी एडविन अर्नाल्ड की द लाइट ऑफ एशिया का हिंदी में अनुवाद इसने किस नाम से किया? तो बुद्ध चरित नाम से किया। ठीक है। शुक्ल जी की मृत्यु के बाद, उसके पहले लिख लेते हैं, एक डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा इनके बारे में। डॉक्टर नामवर सिंह इनका कथन है। ठीक है। शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। उन्होंने इसे मानवीय चेतना से अनुप्राणित कर साहित्य बना दिया। क्लियर। देखिए, डॉक्टर नामवर सिंह जी इनके बारे में कहते हैं, या हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में कहते हैं, शुक्ल जी को हिंदी साहित्य का इतिहास जो है पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। उन्होंने इसे मानवीय चेतना से अनुप्राणित कर साहित्य बना दिया। ठीक है। इनके बारे में एक कथन है। एक नलिन विलोचन शर्मा जी बोलते हैं। ठीक है। नलिन विलोचन शर्मा इनका कथन है, शुक्ल जी का इतिहास अनुपात की दृष्टि से शुक्ल जी का इतिहास अनुपात की दृष्टि से स्वल्पांश ही है। लेकिन प्रवृत्ति निरूपक परक अधिकांश विवरण प्रधान है। ये रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में कहते हैं, नलिन शर्मा जी, शुक्ल जी का इतिहास अनुपात की दृष्टि से स्वल्पांश ही है, लेकिन प्रवृत्ति निरूपक परक अधिकांश विवरण प्रधान है। ठीक है। क्लियर। और उसके बाद जैनेन्द्र जी बोलते हैं,
जैनेन्द्र। इतिहास से उन्होंने जुटाया है, जगाया नहीं। इतिहास से उन्होंने जुटाया है, ठीक है, जुटाया है, जगाया नहीं है, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इतिहास से उन्होंने जुटाया है, जगाया नहीं, ये किसकी पंक्ति है? तो जैनेन्द्र की पंक्ति है, ठीक है ना। यह रीतकाल का आरंभ केशव से न मानकर चिंतामणि से मानते हैं। ये रीतकाल का प्रारंभ केशव से न मानकर ये रीतकाल का प्रारंभ केशव से मानकर केशव से न मानकर चिंतामणि से मानते हैं, ठीक है। ये केशव को न मानकर चिंतामणि को मानते हैं, जो उचित नहीं है, ठीक ना। शुक्ल जी वैज्ञानिक निबंध लेखन के जनक एवं सम्राट माने जाते हैं। शुक्ल जी मनोवैज्ञानिक निबंध लेखन के मनोवैज्ञानिक निबंध लेखन के जनक एवं सम्राट माने जाते हैं। जनक एवं सम्राट माने जाते हैं। प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद के जोड़ेंगे, जोड़ लीजिए, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। और आखिरी पंक्ति इनके बारे में लिखिए। शुक्ल जी के मृत्यु के बाद शुक्ल जी के मृत्यु के बाद नागरी प्राचारणी सभा द्वारा नागरी प्राचारणी सभा द्वारा 1971 में मधुस्रोत नामक काव्य संग्रह प्रकाशित किया। मधुस्रोत नामक काव्य संग्रह प्रकाशित किया। इसमें भिन्न भिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित इतने कविताओं का संकलन। किसमें? चिंतामणि में। भिन्न भिन्न चिंतामणि में नहीं, सॉरी, मधुस्रोत में भिन्न भिन्न पत्र पत्रिकाओं में
भिन्न भिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित 31 कविताओं का संकलन। संकलन है। ठीक है ना। तो शुक्ल जी की मृत्यु के बाद नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 1971 ईस्वी में मधुस्रोत नामक काव्य संग्रह प्रकाशित किया। मधुस्रोत में भिन्न भिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित 31 कविताओं का संकलन है। ठीक है ना। तो ये रही आज का। और भक्ति काल के बारे में एक चीज़ और कहा है, शुक्ल जी भक्ति काल को निराशा की देन मानते हैं। शुक्ल जी भक्ति काल को निराशा की देन मानते हैं। मानते हैं। ठीक ना। तो ये रहा आपका आज का हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है उनके, और इन दोनों लोगों के बारे में एक संक्षिप्त विवरण। देखिए, रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ? 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में आगोना गांव, जिला बस्ती। इनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ जाने के कारण हुई थी। इन्होंने काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशन 1929 ईस्वी में किया। लेकिन शुक्ल जी ने 1929 में ही इसे परिमार्जित कर स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से लिखे। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वोच्च स्थान है। काशी नगरी प्रचारणी सभा द्वारा 1883 में काशी बनारस में हुई थी इसकी स्थापना काशी नगरी प्रचारणी सभा की। हिंदी साहित्य का प्रथम सुव्यवस्थित इतिहास जो है इन्होंने ही लिखा। ये बोलते हैं रामचंद्र शुक्ल जी, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य की स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाएगा। और उसके बाद 900 वर्षों को ये किस किस काल में बांटते हैं? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीत काल और गद्य काल पहले भी पढ़ चुके हैं। गद्य काल को 3 भागों में, प्रथम उत्थान, द्वितीय, तृतीय उत्थान काल। और 1900 से 1925 के काल को अंधकाल की संज्ञा देते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं। ये इन्होंने भक्ति काल को 2 भागों में, निर्गुण और सगुण, गौणता 4 भागों में, गानसरई, प्रेमासरई, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के रूप में माना। रीत काल को 3 रूपों में, रीतबद्ध, रीतमुक्त और रीत सिद्ध। शुक्ल कहते हैं बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। अपभ्रंश को इन्होंने प्रकृत भाषा हिंदी कहा। इन्होंने हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्रकृति की अंतिम अवस्था से माना है। 1930 में विचार विधि नामक निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि नामक निबंध संग्रह 2 भागों में प्रकाशित हुआ। एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया का इन्होंने हिंदी में अनुवाद बुद्धचरित के नाम से किया। नामवर सिंह कहते हैं शुक्ल जी ने इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ है, न कि उन्होंने जिसको उन्होंने मानवीय चेतना के से अनुप्रेरित कर दिया। नलिन विलोचन शर्मा कहते हैं शुक्ल जी का इतिहास अनुपात की दृष्टि से अल्पांशतः ही है, लेकिन प्रवृत्ति निरूपक परक अधिकांश विवरण प्रदान है। जैनेन्द्र जी कहते हैं इतिहास से उन्होंने जुटाया है, जगाया नहीं। ये उसके बाद ये रीतकाल का प्रारंभ केशव से न मानकर चिंतामणि को मानते हैं। और शुक्ल जी ने मनोवैज्ञानिक निबंध लेखन के जनक एवं सम्राट माने जाते हैं। शुक्ल जी मनोविज्ञान निबंध लेखन के जनक और सम्राट माने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। और शुक्ल जी के मृत्यु के बाद नगरी प्रचारणी सभा 1971 में मधुस्रोत नामक काव्य संग्रह प्रकाशित किया। मधुस्रोत में भिन्न भिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित 31 कविताओं का क्या है? संकलन है। ठीक है ना। ये रहे। और ये जैनेन्द्र जी के बारे में, नलिन विलोचन शर्मा, ये सब हो गया। आज के लिए बस इतना ही बता दें, आप टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर भी हिंदी साहित्य पूछा जाएगा आप वहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं। इन सभी चीज़ों को क्या करना है? आपको नोट करते हुए चलना है। नोट जरूर करना है, इसीलिए हम लिख रहे हैं, नहीं तो पीडीएफ बनाकर आपको जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं हम, तो उसमें हमको ज़्यादा समय नहीं लगता और आपको लगता कि आप पढ़ लिए लेकिन पढ़ नहीं पाते। अब इस तरह से चल रहे हैं, आगे जैसे हम लोग धीरे धीरे चलते जाएंगे इससे पर्दा उठता चला जाएगा जो चीज़ सामने नहीं है। ठीक है ना। तो ये रहा इनके बारे में। आगे हम लोग अगली क्लास में कल देखते हैं। ठीक। और अपने दोस्तों के बारे में बताइए। यूपी टीजीटी पीजीटी राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है। एकलव्य विद्यालय का फॉर्म अभी पढ़ रहा है, उसको डाल सकते हैं आप। बिहार टीचर का पढ़ रहा है, उसको भी डाल दीजिए। और ये सारे एग्ज़ामों का तैयारी हिंदी वाला तो हम यहाँ पर जरूर कराने वाले हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।